हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। कंगना रनौत ब्रांड मोदी के नाम पे अपनी किस्मत चमकाना चाहती है, चटकारे वाले बयान देती है। राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस यानी कि अपनी ही सरकार के खिलाफ बागी विधायकों के नेता बने विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस ने चेहरा बना दिया, लड़ाई टफ बना दी। और पता है इसके साथ कांग्रेस ने ना उन्हें अपनी रणनीति में फंसा लिया है। विक्रमादित्य को विश्लेषण करते हैं, थोड़ी सी हलचल वहां की समझाता हूं मैं आपको। हिमाचल प्रदेश में क्वीन वर्सेस किंग की लड़ाई है, क्वीन और राजा की लड़ाई चल रही है और देखने लायक है। देखिए हिमाचल प्रदेश में मंडी एक जगह है, मंडी में विक्रमादित्य और कंगना रनौत की क्या रणनीति है ये समझाता हूं आपको। मंडी सीट से विक्रमादित्य के परिवार का 50 साल से भी पुराना नाता रहा है। 1971 में वीरभद्र सिंह मंडी से ही लोकसभा पहुंचे थे, बाद में चुनाव लड़े, जीते भी और हारे भी। प्रतिभा सिंह के साथ भी करीब करीब वैसा ही रहा। 1998 में प्रतिभा सिंह का मुकाबला अपने समधी से ही हो गया था। महेश्वर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे और प्रतिभा सिंह को शिकस्त दे दी थी, लेकिन 2004 में महेश्वर सिंह को हरा करके प्रतिभा सिंह ने हिसाब किताब बराबर कर लिया। 2014 में वो बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा से हार गईं। 2019 में चुन लिए गए थे। 2021 में जब उपचुनाव हुए थे तो प्रतिभा सिंह फिर से सांसद बन जाती हैं और संसद पहुंच जाती हैं और अब वो अपनी विरासत बेटे विक्रमादित्य सिंह को सौंपने जा रही हैं। वो अपनी जो विरासत है बेटे विक्रमादित्य सिंह को सौंपने जा रही हैं। कंगना रनौत का प्रचार प्रसार देखेंगे तो लगता है कि वो बीजेपी में। वही दूसरी तरफ कंगना रनौत का प्रचार प्रसार चल रहा है, वो अपने लिए नहीं सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम का अंश तक बता देती, सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे ये भी बता देती। चलो इसकी बात तो मैं करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान राम से करते हुए कंगना कहती हैं उनमें वही संयम, त्याग, परित्याग, करुणा, क्षमा का भाव देखने को मिलता है। हमारा कोई अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए, हम सब नरेंद्र मोदी हैं, हम सभी को उनके लिए लड़ना। ये कंगना रनौत जी कह रही हैं, ये मोदी के नाम पे वोट देते। जब इस तरह के बयान आते हैं तो देखिए अभिनेत्री कंगना रनौत की जो चुनावी किस्मत है वो मोदी ब्रांड के लिए अग्नि परीक्षा बन रही है। अपनी तमाम कमियों के बावजूद अगर कंगना मंडी जीत जाती हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के इस संकेत के लिए और ज्यादा प्रबल कर देगा या फिर साबित कर देगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था ना, वो पार्टी किसी को भी टिकट दे दे वो चुनाव जीत जाएगा, इस पे मोहर पुख्ता लग जाएगी। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, कंगना हार जाती है, तो क्या मोदी ब्रांड के लिए घातक होगा? ये सवाल फिर बन जाता है। इसका जवाब आगे पता चलेगा। लेकिन मंडी में फाइट कैसी है? अगर कंगना रनौत के सामने कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह को उतारा होता, बात अलग होती, तो शायद आला कमान संतुष्ट हो जाता। लेकिन विक्रमादित्य के उतारने के कारण हालत बदल गए हैं। विक्रमादित्य सिंह युवा हैं, राज्य सरकार में मंत्री हैं, सबसे बड़ी बात वे वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। इन सब बातों से लड़ना कंगना रनौत के लिए आसान नहीं। सक्रिय राजनीति में कंगना बिल्कुल नई है, जबकि विक्रमादित्य को अपने अनुभव के साथ साथ वीरभद्र सिंह के परिवार से होने का भी लाभ मिलता है। वो ये भी जानते हैं कि हिमाचल की जनता किन बातों से जुड़ाव महसूस करती है, वो उन बातों को कहेंगे। कंगना को इस दिशा में बहुत मेहनत करनी होगी। सिर्फ स्टारडम के और नरेंद्र मोदी ब्रांड के सहारे एक तरफा कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी होगी इस दिशा में। तो यहां थोड़ा सा मुश्किल पैदा हो गई। एक बयान कंगना रनौत का आया था कि सुभाष चंद्र बोस वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंटरव्यू में कहा था, एक बड़ा चैनल था, उस एंकर भी एक बार को हंस गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे, कंगना सही हो, आप ही के लॉजिक से फिर आप ही गलत हो जाती। लेकिन जो ये थे ना, ये अंतरिम सरकार जब बनी थी वो सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बनाई गई थी। ऐसी अंतरिम सरकार का यह कोई इकलौता नहीं थी। 23 अक्टूबर 1915 में एक सरकार काबुल में बनी थी। उस सरकार में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को राष्ट्रपति बनाया गया था, मौलाना बरकतुल्लाह को उनका प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगर अस्थायी सरकार विदेशों में बनती है और उनको मान्यता मिलती है तो ऐसे में पहले प्रधानमंत्री का नाम तो सुभाष चंद्र बोस तो होना ही नहीं चाहिए। पहला नाम तो मौलाना बरकतुल्लाह का आएगा। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन बहुत तेजी से चला था तो कई क्षेत्र अंग्रेज के प्रभाव से मुक्त हो गए। वहां पर समानांतर सरकारें बनी थी। बलिया में चित्तू पांडेय के नेतृत्व में समानांतर सरकार चली। 17 दिसंबर 1942 से लेकर के 1944 तक तामलुक में एक सरकार चली पैरेलल। सतारा में भी एक समानांतर सरकार चली जिसको बाबू चौहान और नाना पाटिल चला रहे थे। इस तरह कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिस तरह से देश के अंदर और देश के बाहरों में सरकार चली थी।
आपके लॉजिक के हिसाब से तो पहले तो सुभाष चंद्र बोस तो नहीं है हुए। अब कुल मिलाकर के कंगना रनौत का जब ये बयान आया तो सुभाष चंद्र बोस के जो परपोते हैं काफी विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप तथ्यात्मक तौर पे गलत हैं और राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कहना बेहद गलत है। सुभाष चंद्र बोस के बताए गए आदर्शों पर चलना ही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आगे वो समझाते हैं कि जब भी कोई सरकार बनती है तो उसके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, मानक होते हैं, जिसमें एक अच्छा खासा क्षेत्रफल होता है, काफी संख्या में जनता रहती है, संप्रभुता की स्थिति होती है, स्वतंत्रता होती है। जापान ने भले ही स्वराज और शहीद नामक द्वीप बोस को दे दिया हो, लेकिन उस पर सैन्य अधिकार जापान का ही तो था। उसमें सिर्फ राजनीतिक गतिविधि करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को अनुमति दी गई थी। जापान का जो मुख्य उद्देश्य था ना, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन करना नहीं था, बल्कि जापान और जर्मनी जैसे देशों को मुख्य उद्देश्य अमेरिका और ब्रिटेन को दूसरे विश्व युद्ध में हराना था। इसको भी समझने की जरूरत है। कंगना रनौत का फैक्ट चेक तो ये हो गया। हिमाचल का खेल मैंने आपको बता दिया। हिमाचल की जो सीट थी ना, आला कमान ने बहुत ताकत लगाई, प्रेस्टीज का भी सवाल बना था, लेकिन कांग्रेस ने हैरतअंगेज तरीके से हिमाचल को जीत लिया। याद दिलाने के लिए दिसंबर 2022 से शुरुआत करूं तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास भारी संसाधन होने के बावजूद उसे हिमालयी राज्य की सत्ता छीन करके सभी को चौंका दिया। आखिरकार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो गृह राज्य है। यह एक ऐसा राज्य भी है जो प्रभारी के तौर पर उस समय नरेंद्र मोदी देखरेख भी कर रहे थे। नरेंद्र मोदी देखरेख कर रहे थे जब वह नई दिल्ली में महासचिव थे। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, क्योंकि पीएम मोदी ने मतदाताओं से जोरदार अपील करते हुए राज्य के साथ साथ उनके जुड़ाव के कारण बीजेपी को दिया हर एक वोट मोदी को दिया जाएगा, इस तरह से बातें कही। हाइपर एक्टिव तरीके से कैंपेन चलाया गया था। आला कमान की पुरजोर कोशिशों के बाद भी राज्य में बागी नेताओं को नहीं रोका गया। बागी नेता नहीं रुकते हैं। जब से मोदी ने सत्ता संभाली है, पहली बार, ध्यान से, पहली बार किसी राज्य की इकाई में बगावत दिखी है। पूरी पार्टी में डिसिप्लिन दिखती है, लेकिन हिमाचल में स्थिति उल्टी। 68 विधानसभा सीटों में 21 पर बीजेपी के बागी नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अपने कथित अनुशासन जाने वाली पार्टी में गायब दिखे। मोदी ने उनमें से कुछ को तो व्यक्तिगत रूप से फोन भी किया, रोकने की पूरी कोशिश, लेकिन कुछ काम नहीं आया। कांग्रेस ने हिमाचल में 68 में से 40 सीटें जीती, सरकार बना ली। एक बात कही जा सकती है, एक बात ये भी कह सकते हैं आप कि ये कोविड का संकट था, उसके तुरंत बाद चुनाव भी हुए थे, तो हो सकता है कि तत्कालीन बीजेपी सरकार के प्रति नाराजगी के कारण भी कांग्रेस को वोट पड़ गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोग टाइम भी बीत गया, बहुत डेवलपमेंट भी हुई, उसके बाद लोग दिमाग से निकल भी गया होगा। हालांकि मंडी लोकसभा सीट के तहत अभी भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो वीरभद्र परिवार के प्रति वैसा ही राजा वाला भाव रखता है। यही कारण है कि जो वीरभद्र सिंह के परिवार से उम्मीदवार उतारने में ही कांग्रेस को जीत की संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के एक तरफा मुकाबला नहीं है दोस्तों। लेकिन एक और आपको एक राजनीति समझाता हूं। कांग्रेस की रणनीति में विक्रमादित्य को फंसा दिया। राजनीति साहब समझो। राज्यसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा, हिमाचल प्रदेश में अपने ही सरकार के खिलाफ बागी विधायकों के नेता बन गए थे विक्रमादित्य सिंह। झटका लगा था, बाद में तो लौटा लाइए। माना भी गया कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को नेतृत्व करने वाले यही थे, जिसकी वजह से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का मुंह देखना पड़ा था। तब हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार गिरते गिरते बच जाती, क्योंकि बगावत करने वाले विधायक बीजेपी के पाले में हरियाणा पहुंच गए थे। अब कांग्रेस का आला कमान जैसे तैसे सुक्खू सरकार को बचा तो लेता है, लेकिन तभी से माना जा रहा था कि जो डैमेज कंट्रोल है, कब तक कंट्रोल कर पाएंगे जी? लोकसभा चुनाव के बाद फिर से खतरा पैदा हो जाएगा। बागी विधायकों का नेतृत्व करने वाले विक्रमादित्य मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीतते हैं। उनकी एंट्री दिल्ली की राजनीति में हो जाएगी, मगर उन्हें स्टेट की पॉलिटिक्स से दूर होना पड़ेगा। पहली बात, मान के चलिए 1%, 2% कि वो अगर चुनाव हार जाते हैं, वह विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री जरूर बने रहेंगे, मगर यह हार उनके सियासी करियर और लोकप्रियता पर तो प्रश्न चिन्ह लगा देगी, जिससे वे मौजूदा सीएम सुखविंदर सुक्खू के खेमे के आगे कमजोर साबित हो जाएंगे। अगर विक्रमादित्य लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, एक तरफ लोकसभा चुनाव हारेंगे, राजनीतिक दबदबा पर बुरा असर पड़ेगा। बीजेपी के लिए कांग्रेस का कोई भी नेता तभी अहमियत रखता है जब विधायकों का अच्छा खासा नंबर उसके साथ हो। अगर विक्रमादित्य कंगना रनौत को हरा देते हैं तो बीजेपी की जो नाराजगी है उनको झेलनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति से बाहर होकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। सवाल लेकिन यह है, दिल्ली जाके करेंगे क्या?
तो कुल मिलाकर ये स्ट्रेटेजी जो कांग्रेस ने रची है, मुकाबले को अच्छा खासा बना दिया। जीतते हैं फायदा, हारते हैं तो भी फायदा, नुकसान सबसे ज्यादा किसका? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।